गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तब ये हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू किए थे, है ना। और वो एक बड़ा पार्ट वहाँ पे हो भी चुका था, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न साइट्स की बात की थी और हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की भी बात की थी, नगर निर्माण योजना, और उससे रिलेटेड लगभग हर मुद्दा पे चर्चा हो गया था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब देखना क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता का और कुछ पार्ट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो एक तो आपका सोशल कंडीशन है, दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन है, और तीसरा हम लोग देखेंगे आर्ट को। और देन तब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भी बन जाता है ऑरिजिन और डिक्लाइन से। तो वहाँ विद्वानों का क्या मत है उसके बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे एक बार, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं सोशल कंडीशन के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, ठीक है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए हमारे पास कोई लिटरेरी स्रोत नहीं है, ये तो आप जानते हैं। क्योंकि जो भी लिखित एविडेंस मिला, उस लिखित एविडेंस को पढ़ने में अभी तक सफलता मिली नहीं। और जो भी हमारे पास एविडेंस है वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में है, विशेष रूप से नगर के खंडहर, भवन के खंडहर, ठीक है। या आप कुछ मृदभांड की बात कर सकते हैं, मोहर की बात कर सकते हैं जो अवेलेबल है, कब्रिस्तान इत्यादि ही हमारे पास सोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। तो वैसी स्थिति में चूंकि साहित्यिक स्रोत है नहीं, इसलिए हड़प्पाई समाज के बारे में सीमित ही जानकारी प्राप्त हो पाती है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। चूँकि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बारे में इन स्रोत के आधार पर कहा नहीं जा सकता, जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में या जाति व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, विवाह संस्था के बारे में, कुछ रिचुअल्स के बारे में लिटरेरी स्रोत के अभाव में आप कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत है, उस स्रोत के आधार पे कुछ संभावना व्यक्त किया जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के सोसाइटी के संदर्भ में, ठीक है। और कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता भी है कि हड़प्पाई समाज कैसा समाज था, क्या पितृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था, वर्ग विभाजित समाज था। इस रूप में क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम हड़प्पाई समाज के बारे में बात करें तो ओवरऑल समाज को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि हड़प्पाई समाज कैसा समाज था, समतामूलक था या विषमतामूलक था। तो याद कीजिए, जब हम लोग बात कर रहे थे नगर नियोजन की बात कर रहे थे, और नगर नियोजन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी नगर था, हड़प्पाई नगर, जिसमें कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें, खासकर धौलावीरा को छोड़ दें या कालीबंगा को छोड़ दें, तो हम देखते क्या है, या लोथल सुरकोटदा को छोड़ दें, तो लगभग हड़प्पाई नगर दो पार्ट में बटा हुआ था, अपर टाउन और लोअर टाउन के रूप में। ये तो आपने पढ़ा। अपर टाउन सामान्य रूप से फोर्टिफाइड है, अपर टाउन के मकान 2 मंजिले हैं। अपर टाउन के मकान से जो मृदभांड मिले, रंगीन चित्रित हैं, या जो ऑर्नामेंट मिला वो बहुमूल्य धातु के बने हुए हैं, स्टोन के बने हुए हैं। लेकिन वही लोअर टाउन का जो मकान है वो बैरकनुमा मकान है, या कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है, दीवारें सीधी नहीं हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो मृदभांड मिले वो सादे थे, या अलंकरण आभूषण टेराकोटा का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, सामान्य स्टोन का बना हुआ है। तो इस आधार पे अगर देखते हैं तो लगता है कि लोअर टाउन में रहने वाले लोग सामान्य क्लास के लोग रहे होंगे, और अपर टाउन में रहने वाले लोग कैसे रहे होंगे, विशिष्ट समाज के लोग। विशिष्ट लोग कहाँ रहते होंगे, अपर टाउन में रहते होंगे। अब अगर ये दोनों प्रकार के एविडेंस को हम देखते हैं तो समाज कैसा दिखता है? समाज विषमतामूलक दिखता है, समतामूलक नहीं दिखता। समाज में सभी की हैसियत समान नहीं है, है ना। तो सोसाइटी के अगर एक फीचर की हम बात करें तो क्या कहते हैं, समाज कैसा था? तो समाज सोशल कंडीशन में अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की अगर बात करें तो हम समाज के बारे में एक मुद्दा क्या दे सकते हैं, समाज क्या था? विषमता मूलक समाज था, है ना।
विषमता मूलक समाज। ये समाज विषमता मूलक आपको कैसे लगा? क्योंकि आपने देखा है नगर अपर टाउन लोअर टाउन के रूप में बटा हुआ है। अपर टाउन में रहने वाले लोग विशिष्ट वर्ग के लोग और लोअर टाउन में रहने वाले क्या, सामान्य वर्ग के लोग। इसलिए समाज कैसा, विषमता मूलक। एक बात तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम ओवरऑल समाज के स्वरूप की बात करें तो समाज कैसा दिखता है? क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकता हूं यहां पे। तो जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी तो सोसाइटी के बारे में आपका लॉजिक, आपका तर्क भी कहीं कहीं काम करेगा। लेकिन यहां पे एक सामान्य मान्यता के हिसाब से कभी कभी आंसर बनता है। तो जनरली आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जिन मोहरों के प्रमाण मिले हैं या मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, फिगरेंस, मृद मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, तो हम देखते क्या है, पुरुष की तुलना में मदर गॉडेस की मूर्तियां ज्यादा है। मृदभांड पे, मुहर पे मदर गॉडेस का अंकन हुआ है, पुरुष देवता का अंकन बिल्कुल नहीं के बराबर, काफी कम हुआ है। इसीलिए इतिहासकारों का एक वर्ग क्या कहता है, समाज कैसा रहा होगा? समाज मैट्रियार्कल रहा होगा, यानी मातृ सत्तात्मक क्या, परिवार की संभावना, मातृ सत्तात्मक परिवार की क्या संभावना। यानी आप संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं वो पितृ सत्तात्मक नहीं दिखता है, बल्कि क्या, मातृ सत्तात्मक दिखता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा, ये मान्यता क्यों? तो एकदम ध्यान रखना है एक लाइन में क्या, कि चूंकि मदर गॉडेस की फिगरिन पुरुष देवता की तुलना में ज्यादा, मृदभांड पे, मोहर पे मदर गॉडेस का अंकन ज्यादा, यही वजह है कि ये मान्यता स्थापित हो गई कि हड़प्पाई समाज कैसा रहा होगा, मातृसत्तात्मक रहा होगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम हड़प्पाई समाज के परिवार की बात करते हैं तो अब अगर इस मुद्दे पे बात करें कि हड़प्पाई समाज या जो परिवार हुआ करता था वो परिवार एकल परिवार था या संयुक्त परिवार था, तो सामान्य तौर पे जब हम नगर के विभिन्न भवनों के ढांचागत फीचर्स को अगर हम देखते हैं तो हम देखते क्या है, कहीं से भी संयुक्त दीवार, संयुक्त खिड़की का प्रमाण नहीं मिलता। एक मकान और दूसरे मकान के बीच में क्या है, गैप है, और कहीं कहीं अगर गैप कम है तो उसको ईंट से भर दिया गया। ठीक है। इसका मतलब स्पष्ट है कि चूंकि संयुक्त दीवार नहीं, संयुक्त खिड़की नहीं है या फिर संयुक्त कूप के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मतलब स्पष्ट है कि कैसे परिवार की संभावना, तो आप कह सकते हैं हड़प्पा समाज में एकल परिवार की संभावना को आप व्यक्त कर सकते हैं, है ना। यानी फैमिली कैसी रही होगी, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली के रूप में आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अन्य और फीचर की आप बात करें तो जनरली आपको क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है। अगर एक और बात करें आप, तो क्या समाज वर्ग विभाजित है? चूंकि कास्ट की बात नहीं कर सकते, लिटरेरी स्रोत हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ढेर सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो पता चलता है कि हड़प्पाई समाज क्या है, वर्ग विभाजित समाज है ना। वर्ग विभाजित समाज कैसे कह सकते हैं कि वर्ग विभाजित समाज है? याद कीजिए, सामान्य तौर पे बात होती है, जब मोहनजोदड़ो के स्नानागार को हम लोगों ने पढ़ा तो स्नानागार परिसर जो है उसमें आप देखते क्या है, तीन और बरामदे, बरामदे पे कमरे का विन्यास है, स्ट्रक्चर है, और कुछ कमरे से राख का प्रमाण मिला, ऐश का प्रमाण मिला, जिससे देख के ये लगता है कि धार्मिक अनुष्ठान जैसा कोई कार्य वहां पे होता होगा। इसका मतलब एक वर्ग पुरोहित वर्ग के रूप में मौजूद रहा होगा। कालीबंगा से अग्निवेदिका का प्रमाण मिला। हाल फिलहाल लेटेस्ट एक्सकेवेशन चल रहा है कहां, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में भी हम देखते क्या है, कई ऐसे घर हैं जहां से अग्निवेदिका का प्रमाण मिल रहा है। लोथल से भी अग्निवेदिका का प्रमाण मिल रहा है। इसका मतलब है ऐसे अग्निवेदिका का संबंध धार्मिक अनुष्ठान से रहा होगा। इसका मतलब है कि समाज में एक वर्ग क्या पुरोहित वर्ग के रूप में रहा होगा। कंफर्म है, चूंकि पुरोहित वर्ग की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। ठीक है,
योगी की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब एक वर्ग पुरोहित वर्ग के रूप में। कई जगह पे लोअर टाउन के बैरकनुमा भवन के संदर्भ में विद्वानों ने कहा क्या ये पुरोहित का आवास रहा होगा, यानी एक वर्ग पृष्ठ वर्ग के रूप में मौजूद है। तो एक वर्ग स्पष्ट हो गया पुरोहित वर्ग। दूसरा अगर आप देखें, आप ध्यान दीजिए कि लोथल में विशाल गोदीबारी का प्रमाण मिला, डॉकयार्ड का प्रमाण मिला। साथ ही साथ विभिन्न साइट्स को अगर हम देखें, लोथल हो, चनहुद्रो हो, मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, हर एक जगह का कुछ न कुछ संगठित शिल्प उद्योग है। कहीं हाथी दांत उद्योग, कहीं मनका उद्योग, कहीं मृदभांड उद्योग, कहीं ईंट उद्योग, यानी तत्कालीन दौर में विभिन्न नगरों के अलग अलग क्या थे, शिल्प उद्योग थे जो संगठित रूप में मौजूद थे। लोथल से बाट बटखरी के प्रमाण का मिलना, लोथल से हाथी दांत के तराजू का मिलना, या फिर आप देखते क्या है, लोथल से पर्शियन खाड़ी के मुहर का मिलना, या लोथल के बने हुए मन का जो बिट्स कार्नेलियन का बनता था समकालीन सभ्यता के नगरों से मिलना। यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक वर्ग क्या बनिक वर्ग के रूप में मौजूद रहा होगा, यानी एक दूसरा वर्ग कौन, तो बनिक वर्ग के रूप में मौजूद रहा होगा, कह सकते। याद कीजिए, आपने हड़प्पा के अन्नागार की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो अन्नागार की बात करते हैं, दोनों कैपिटल टाउन है। इसका मतलब है यहां के लोग खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन शहर की आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र से क्या आता होगा, अनाज आता होगा, अन्नागार में जमा किया जाता होगा। इसका मतलब है सभ्यता में एक वर्ग कृषक वर्ग के रूप में रहा होगा जो खाद्यान्न का उत्पादन करता होगा। तो एक वर्ग क्या कृषक वर्ग के रूप में है ना, यानी ये भी एक वर्ग के रूप में मौजूद रहा होगा। याद कीजिए हड़प्पा का लोअर टाउन, हड़प्पा के लोअर टाउन से एक विशाल चबूतरा का प्रमाण मिलता है। वो क्या है, वर्किंग फ्लोर के रूप में है जहां अनाज कूटने का काम होता था, ठीक है। वहीं बगल में तांबा गलाने की भट्टी का प्रमाण मिला, और वहीं बगल में क्या है, वर्कर्स क्वार्टर का प्रमाण है, बैरकनुमा भवन का प्रमाण है। इसका मतलब है कि एक वर्ग श्रमिक वर्ग के रूप में रहा होगा, है ना, एक वर्ग श्रमिक वर्ग के रूप में रहा होगा, मान सकते हैं। अब ऐसे सोचिए, मोहनजोदड़ो से कुछ फिगरिन्स के प्रमाण मिले, मिट्टी की मृण मूर्तियों के प्रमाण, मिट्टी की मूर्तियों के प्रमाण। ये आदमी की मूर्तियां हैं, माथे पे टोपी, कमर झुका हुआ, हाथ घुटने से नीचे, बिल्कुल दास भाव में उपासक के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसे मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा, दास कहा, यानी ये भी एक वर्ग के रूप में मौजूद रहा होगा। आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। अब अगर हम इनके तमाम इनके लिविंग स्तर को जब देखते हैं या समाज का वैल्यूएबल वर्ग के रूप में जब हम देखते हैं, तो लगता है ये दोनों तत्कालीन समाज का क्या रहा होगा, विशिष्ट वर्ग के रूप में रहा होगा, और ये तीन जो है क्या रहा होगा, सामान्य वर्ग के रूप में रहा होगा, है ना। इसी को आप क्या कह सकते हैं, शासक वर्ग कह सकते हैं, और इसी को क्या कह सकते हैं, शासित वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि समाज के फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो हम यही मुद्दे पे बात करेंगे। ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी रूप में आपका प्रश्न बनता है, परिवार कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का मातृशतात्मक रहा होगा या पितृशतात्मक रहा होगा, क्वेश्चन बनता है, या संयुक्त परिवार की या न्यूक्लियर फैमिली की संभावना बनती है, आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर सोसाइटी की हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। जनरली ये शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, वहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, तो हम विभिन्न खाद्यान्न के उत्पादन को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए एक मिनट उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज अब अगर देखना है तो हमें क्या देखना है, अब बात करना है हड़प्पाई परिधान के संदर्भ में। परिधान यानी वस्त्र की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और स्त्री का वस्त्र परिधान कैसा रहा होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम परिधान के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो हमारे पास क्या स्रोत है, क्या कोई एविडेंस है जिसके आधार पे हम बात करते हैं।
तो दो चीज ध्यान रखिएगा कि महिलाएं तत्कालीन दौर में क्या पहनती थी या पुरुष किस प्रकार की ड्रेस का इस्तेमाल करते थे, ये जानने का हमारे पास दो स्रोत है। जैसे अगर हम मातृ देवी की मृण मूर्तियों को देखते हैं, चूंकि मातृ देवी मदर गॉडेस की मृण मूर्तियां हड़प्पाई स्थलों से मिल रही हैं और मदर गॉडेस को जनरली छोटे स्कर्ट में दिखाया गया है, गले में हार, कमर में कमरबंद, ठीक है, हाथ में चूड़ियां, माथे पे हम देखते क्या है कि हेयर पिन लगा हुआ है। तो ऐसे आपको दिखाई देता है मृण मूर्तियों में उनका ड्रेस। इसका मतलब है महिलाओं का वही ड्रेस रहा होगा, कहा जा सकता है। जब हम पुरुष की बात करते हैं, पुरुष परिधान की बात करते हैं, तो प्रसिद्ध योगी की मूर्ति की बात करते हैं। यह प्रसिद्ध योगी की मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो से, जिसको चादर में दिखाया गया है, ठीक है। ये लगता है इसका मतलब पुरुष का परिधान यही रहा होगा। तो जो परिधान का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? मदर गॉडेस की मूर्तियां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या योगी की मूर्ति, जिसके आधार पे हम पुरुष परिधान की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम परिधान की बात करते हैं तो फिर ये जानने की जरूरत है आखिर किस चीज के वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर वस्त्र है तो ये वस्त्र निर्माण के लिए जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, ये रॉ मटेरियल क्या है? तो सामान्य तौर पे जो हमें जानकारी मिलती है, चूंकि भेड़ पालन हड़प्पा सभ्यता में है, लोग भेड़ से वाकिफ हैं, भेड़ उनका पालतू पशु है, इसका मतलब है कि उलन वस्त्र का इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है, ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल हो रहा होगा। दूसरा, मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रबंध, सिंधु क्षेत्र कपास की खेती हो रही है, इसका मतलब है सूती वस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है। यानी वस्त्र के रूप में अगर देखें तो ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल, वस्त्र के रूप में देखें तो क्या सूती वस्त्र का इस्तेमाल। और ये पता है कि कहां? मेहरगढ़ ताम्रपाषाण काल के अंतिम दौर में ही यहां पे क्या हो रहा है? कपास की खेती हो रही है। मेहरगढ़ कहां? बोलन घाटी, कहां? बलूचिस्तान, सिंधु क्षेत्र। ये सिंधु क्षेत्र भी क्या है? कपास उत्पादन के लिए फेमस है। इसका मतलब है कि सूती वस्त्र का प्रचलन है। और कैसे कह सकते हैं कि सूती वस्त्र का प्रचलन है? क्या हमारे पास कुछ इसका आधार है? तो इसके लिए हमारे पास ढेर सारे सोर्सेज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हम देखते क्या है, एक चांदी के पॉट में, चांदी के बर्तन में क्या सूती कपड़ा का प्रमाण मिला, ठीक है। अगर हम कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा से हम देखते क्या है, तांबे के उस तरह का प्रमाण, रेजर का प्रमाण, जिस पर क्या है, जिस पर सूती कपड़ा लिपटा हुआ है। अगर तीसरी बात करें मोहनजोदड़ो से, तो याद होगा मछली मारने का कांटा, मछली का कांटा, इसमें क्या है, सूत धागा लिपटा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वो धागा का निर्माण करते हैं। और तकली टाइप हम देखते क्या है कि कुछ इक्विपमेंट का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। मतलब स्पष्ट है कि सूती वस्त्र का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में हो रहा है, ठीक है। और ये एविडेंस है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि सूती वस्त्र का निर्माण होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक सामान्य क्वेश्चन कभी बन जाए तो आप बनाएंगे। सामान्य तौर पे क्वेश्चन जहां से बनता है मैं सिर्फ उसी की अभी बात कर रहा हूं। अगर केस विन्यास की बात करता है तो स्त्री पुरुष दोनों केस विन्यास के शौकीन हैं, हेयर ड्रेसिंग के शौकीन हैं। चूंकि हड़प्पा वासियों की अपनी भौतिक समृद्धि है, इनकी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी बेहतर है, खूबसूरत दिखने के शौकीन हैं, तो पुरुष हो या महिला दोनों के सज्जा के शौकीन हैं, इसका एविडेंस मिलता है, ठीक है।
महिलाओं को भी देखा गया, महिलाओं के हेयर पिन का प्रमाण पर्याप्त रूप में मिलता है, सिरोपंख का प्रमाण मिलता है। मदर गॉडेस की मूर्तियों में देखते हैं मदर गॉडेस सिरोपंख के साथ है। योगी की मूर्ति भी अगर देखें तो वो बाल में पोनी लगाए हुए है। लोथल से एक मानव मूर्ति का प्रमाण मिला, वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हुए है। इसका मतलब है कि पुरुष महिला दोनों केश विन्यास के शौकीन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कॉस्मेटिक्स का भी प्रचलन है, यानी कॉस्मेटिक्स का प्रचलन है। इसके लिए एविडेंस सामान्य तौर पे याद रखिएगा कि लिपस्टिक का प्रमाण चनहुद्रों से मिला, यानी महिलाएं लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी। कहां से मिला? चनहुद्रों से मिल रहा है। वैनिटी बॉक्स, जिसको आज श्रृंगार बॉक्स कहते हैं, उसका प्रमाण कहां से? हड़प्पा से मिल रहा है। बाकी आप जो कुछ भी कॉस्मेटिक्स में जानते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल की अगर आप बात करें, फेस वाश की बात करें, हेयर वाश की बात करें, ठीक है, शैम्पू की बात करें या बेल्ट की बात करें, लगभग प्रमाण कहां से मिल जाता है? मोहनजोदड़ो से मिल जाता है। फेस पाउडर, फेस पेंट, हेयर वाश, बेल्ट, ठीक है, ऐसे तमाम प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, लिपस्टिक का प्रमाण कहां से? चनहुद्रों से। वैनिटी बॉक्स का प्रमाण कहां से? हड़प्पा से। जनरली आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, ये अलग बात है, मैं आपसे बात किया, बता दिया। ऑर्नामेंट के रूप में, चूंकि मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली तो मूर्तियों में मदर गॉडेस को चूड़ी में दर्शाया गया। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, दोनों हाथ में चूड़ियां हैं। एक हाथ चूड़ी से बड़ा हुआ है, एक हाथ में चूड़ियां कम है, एक हाथ कमर पे रखा हुआ, आप देखेंगे चित्र बुक में भी दिया हुआ है। तो ये ऐसी मूर्तियों से महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए ऑर्नामेंट की जानकारी मिलती है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना से वाकिफ हैं, चांदी से वाकिफ हैं, कांसा का निर्माण वो खुद करते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्थर से वाकिफ है, कुछ पत्थर का आयात भी कर रहे हैं, बिस्मुथ, लेड इत्यादि से वाकिफ है। तो ऐसे तमाम मटेरियल के ऑर्नामेंट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जनरली आपका जो सोसाइटी में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कहां से बनता है? जो मैंने पहली बार सोसाइटी के बारे में बात किया, उसके नेचर के बारे में बात किया, वहां से बनता है। दूसरा, सामाजिक रिचुअल्स के रूप में, चूंकि सबाधान का प्रचलन है, यानी अंत्येष्टि क्रिया जिसको आप कहते हैं, इसका प्रचलन है। चूंकि आप देखते हैं मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया, नव पाषाण काल में भी देखते क्या है, अंत्येष्टि क्रिया का प्रमाण मिलता है। ताम्रपाषाण काल में विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृति में वेरिएशन, विविधता भी देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में भी देखते क्या है, ऐसे अंत्येष्टि क्रिया के प्रमाण मिल रहे हैं, जिसमें आप पार्शियल बरियल की भी बात कर सकते हैं, आप फुल बरियल की बात कर सकते हैं, दाह संस्कार की भी बात कर सकते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में अंशतः सबाधान भी देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में पूर्णतः सबाधान भी देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार का भी प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन यहां जलाकर अस्थियों को कलश में डालकर वो दफनाते थे, ठीक है। ऐसे ढेर सारे एविडेंस मिलते हैं। लेकिन जहां से आपका क्वेश्चन बनता है उसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है जो पहले से चल रही हैं, एकल सबाधान, युगल सबाधान, ठीक है, सामूहिक सबाधान, ये हड़प्पा सभ्यता में लगभग साइट में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीजें जो बिल्कुल कॉमन है, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद कहीं कहीं सबको गड्ढे में लिटाया गया, कब्र में लिटाया गया, तो पूरा पश्चिम भी देखने को मिल जाता है या दक्षिण उत्तर भी देखने को मिलता है। जैसे धौलावीरा में जो सबाधान की प्रवृत्ति है, तो मृतक को पूरा पश्चिम की ओर लिटाया गया है। या अगर हम कालीबंगा की बात करें, लोथल की बात करें, तो कुछ ऐसे सब हैं जिसका सर दक्षिण की ओर है, पैर क्या है, उत्तर की ओर है। लेकिन अगर एक कॉमन फीचर के रूप में देखें तो सामान्य तौर पे सबको अगर कब्र में रखा गया तो सबाधान के अंतर्गत ये नॉर्थ टू साउथ ही देखने को मिलता है, ठीक है। यानी सिर सामान्यतः उत्तर की ओर, पैर कहां, दक्षिण की ओर देखने को मिलता है। नंबर वन, एक चीज यह याद रखिएगा। दूसरा चीज, यहां पे थोड़ा क्षेत्रीय विविधता है, लेकिन ये कॉमन प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज याद रखिएगा
जैसे आप बुर्जहोम में याद कीजिए, नप्पासान काल में हम लोगों ने पढ़ा था, बुर्जहोम में मालिक के साथ पालतू पशु को दफनाने की प्रवृत्ति। क्या हड़प्पा सभ्यता में यह देखने को मिला? पंजाब स्थित आप देखते क्या है, एक साइट है जिसका नाम है रोपर, है ना। रोपर में बुर्जहोम की प्रवृत्ति दिखती है। बुर्जहोम की प्रवृत्ति कहने का मतलब मालिक के साथ पालतू पशु को भी दफनाया गया है। ये कॉमन नहीं है, एक्सेप्शन के रूप में कहां, रोपर में आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज याद कीजिएगा, मोहनजोदड़ो। जनरली क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से इसलिए बनता है कि हर जगह एक निश्चित समाधान की प्रवृत्ति दिखती है। कलश समाधान हो सकता है, एकल समाधान हो सकता है, युगल समाधान हो सकता है, लेकिन मोहनजोदड़ो के डेडलेन एरिया से 42 नरकंकाल मिले बगैर किसी निश्चित समाधान के, खुले में छोड़ देने की प्रवृत्ति, जो जनरली पारसी समुदाय में देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो में जो समाधान की प्रवृत्ति है वो क्या है, सबको क्या करना, खुला छोड़ देना। ठीक है, जनरली अभी तक जो क्वेश्चन बना आप देखेंगे रोपर या मोहनजोदड़ो से ही क्वेश्चन बना है। ऐसे अगर आप कॉमन रूप में देखना चाहें तो आप देखते क्या है कि सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता में एकल समाधान बहुतायत रूप में मिल जाता है। कलश समाधान बहुतायत रूप में, हड़प्पा में आपको कलश समाधान का भी प्रमाण मिल रहा है, एकल समाधान का प्रमाण मिल रहा है। युगल समाधान और युग्म समाधान ये आपको लोथल और कालीबंगा में देखने को मिल जा रहा है। ये बिल्कुल कॉमन फीचर है जो पहले से चलता आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन कहां से पूछता है, जो थोड़ा अनकॉमन देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा। दूसरी बात, सबके साथ अंत्येष्टि सामग्री को दफनाने की प्रवृत्ति मध्यपाषाण काल में थी। हड़प्पा सभ्यता में भी मृतक के साथ उनके खाने पीने का सामान, जानवर, उपकरण, औजार, इस्तेमाल में लाए गए ऑर्नामेंट इत्यादि को भी दफनाने की प्रवृत्ति है। अंत्येष्टि सामग्री को भी दफनाने की प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है, यह समाधान बताता है कि समाज में एक रिचुअल्स के रूप में, धार्मिक कर्मकांड के रूप में यह प्रचलन में रहा होगा। यानी किसी न किसी रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवात्मावाद में विश्वास करते होंगे, लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट रहा होगा, ये आप कह सकते हैं। और चूंकि ऐसे कब्रिस्तान के प्रमाण मिले, कब्र के प्रमाण मिले, कब्र से नरकंकाल का प्रमाण मिला, तो हम देखते क्या हैं, विभिन्न नरकंकाल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक फीचर हमारे सामने उभरकर सामने आता है कि हड़प्पा समाज या हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में बहुप्रजातीय तत्व की भूमिका थी। क्योंकि जो स्केलेटन का प्रमाण मिला उसके आधार पर आप बहुप्रजातीय तत्व की भूमिका की बात करते हैं, विभिन्न प्रजाति के लोगों के प्रमाण मिले हैं। तो यह क्वेश्चन आपका बनता है, किस किस प्रजातीय तत्व का प्रमाण मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा मंगोलाइट, तीसरा अल्पाइन और चौथा भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो ये 4 प्रजातीय तत्व के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, सबसे कम मंगोलाइट प्रजातीय तत्व का प्रमाण मिलता है। और इसी आधार पे आप एक फीचर्स की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें क्या था, बहुप्रजातीय तत्व मौजूद रहा था। ये ध्यान रखिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। एक चीज जो आगे हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं बोल देता हूं कि सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो खान पान है, शाकाहार भी है, मांसाहार भी है। मांसाहार में वो क्या खाते हैं, आवासीय क्षेत्र से पशु अस्थि, आवासीय क्षेत्र से प्राप्त पशु अस्थियों से पता चलता है, या उनके मिट्टी के बर्तन पे मछली के स्केलेटन का चित्र बना हुआ है, अन्य जानवरों का चित्र बना हुआ है, तो लगता है कि उसका भी वो क्या करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। सामान्य तौर पे माना गया मछली उनका प्रिय भोजन था। बाकी भेड़, बकरी, बकरा, कछुआ, घड़ियाल, घोंघा,
ये एक सामान्य मांसाहार के अंतर्गत आता है। शाकाहार में जितने खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दलहन, तिलहन, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। मृदभांडों पे कुछ फलों के पत्तों का अंकन हुआ है, बीजों का अंकन हुआ है। इसका मतलब है वो केला, तरबूज, नींबू, अनार इत्यादि से वाकिफ हैं, उसका भी इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, चूंकि मृदभांड पे बकरी का अंकन हुआ है, गाय का अंकन नहीं हुआ है, यद्यपि वो गाय से वाकिफ है। चूंकि मृदभांड पे वृषभ का अंकन मिलता है, वृषभ की मूर्तियां मिली, इसका मतलब है उनके जीवन में, आर्थिक जीवन में बैल की महत्ता है, लेकिन मुहर पे गाय का चित्रण नहीं, गाय की मृद मूर्तियां नहीं मिली। इसका मतलब गाय उनके जीवन में महत्ता स्थापित नहीं कर पाई। वो गाय से वाकिफ है, लेकिन चूंकि बकरी का अंकन ज्यादा, बकरी का मूर्तन ज्यादा, तो संभावना व्यक्त की जाती है कि वो दूध किसका इस्तेमाल करते होंगे, बकरी का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, ये आपका क्या हो गया, सोसाइटी। हम लोग जब सोसाइटी की बात करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका यही से बनता है। दो तीन चीजों को सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि भाई सूती और उलन कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद 4 प्रजातीय तत्व, रोपर के स्पेसिफिक समाधान की प्रवृत्ति को ध्यान रखना है, और तब ध्यान रखना है परिवार के ओवरऑल विशेषता के बारे में, मातृसत्तात्मक, वर्ग विभाजित समाज, एकल परिवार की संभावना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, यानी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमिक कंडीशन, याद रखिएगा सर्वाधिक क्वेश्चन यहां से होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि नागरीय संस्कृति है इसलिए, और नागरीय संस्कृति में वाणिज्य व्यापार की प्रबल भूमिका है। तो क्वेश्चन इकोनॉमिक कंडीशन में कृषि से, वाणिज्य व्यापार से अक्सर पूछता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के यहां पे कई आधार हैं। अगर हम हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो कृषि और पशुपालन जो अर्थव्यवस्था का आधार बना था, वो यहां भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कृषि व्यवस्थित है, उत्पादन सरप्लस है, इसलिए अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार क्या है, शिल्प उद्योग है, और तीसरा आधार क्या है, वाणिज्य व्यापार है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन भारतीय उपमहाद्वीप में कब से, मध्य पाषाण काल से, और धीरे धीरे नवपाषाण काल में पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। ताम्रपाषाण काल तक आते आते हम देखते क्या है कि पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में और भी डेवलपमेंट हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भी पशुपालन की प्रवृत्ति है, यानी जो पालतू पशु थे ताम्रपाषाण काल में, पालतू पशु थे नवपाषाण काल में, यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। यानी जो भी पहले से पालतू पशु हैं, यानी पशुपालन में क्या है, निरंतरता मौजूद है, कंटिन्यूटी मौजूद है। भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता, ठीक है, भैंस, ये सभी पालतू जानवर के रूप में। ठीक है, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिससे वाकिफ हैं, जैसे बंदर, सुअर, गधा, खच्चर, ये सब पालतू के रूप में ही है। हड़प्पा सभ्यता में अगर हम बात करें तो बिल्ली, बंदर, गधा, ये सब क्या है, पालतू जानवर के रूप में मौजूद रहा है। सुअर पालतू जानवर के रूप में मौजूद रहा है। बाघ, गैंडा, हाथी, ऊंट, इससे हड़प्पावासी वाकिफ थे, इससे हड़प्पावासी वाकिफ थे, इसको वो अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि ऐसे जानवरों के चित्र मुहरों पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पशुपालन की प्रवृत्ति पहले से मौजूद है। हमें सिर्फ याद रखना है कि जो स्पेसिफिक जानवर है, क्या हड़प्पावासी उससे वाकिफ हैं? अगर वाकिफ है तो उसके एविडेंस कहां से मिले? 2-3 जानवर के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो याद रखना है कि निरंतरता मौजूद है, कहने का मतलब पहले से जो भी पालतू पशु हैं यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं।
कुछ ऐसे भी पशु हैं जिससे हड़प्पावासी वाकिफ हैं, उसको उन्होंने पालतू नहीं बनाया। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जानवर हैं जिसको वो जानते हैं, उसके अस्थियों के प्रमाण हड़प्पाई क्षेत्र से मिल रहा है। जैसे याद रखिएगा, बाद में ऊंट भी इनका क्या हो गया, पालतू हो गया। शुरुआती दौर में ऊंट पालतू पशु नहीं था, धीरे धीरे अंतिम दौर तक आते आते मालवाहक पशु के रूप में स्थापित हो गया होगा। ठीक है, तो आप देखते क्या है, स्पेसिफिक जानवर में अगर हम बात करें तो सूतकांगेडोर, यहां से ऊंट की अस्थियों का प्रमाण मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा, गधे की अस्थियों का प्रमाण। ठीक है, कहा जाता है घोड़ा पालतू नहीं था, लेटर दौर तक, फेज तक आते आते घोड़ा भी क्या हो गया, पालतू हो गया, उसकी अस्थियां मिल रही हैं। तो याद रखिएगा, सुरकोटदा, लोथल और मोहनजोदड़ो, यहां से घोड़े की अस्थियों का प्रमाण। ठीक है, या लोथल से घोड़े की मृद मूर्तियों का प्रमाण। ध्यान रखिएगा, लोथल से घोड़े की मृद मूर्तियों का प्रमाण याद कीजिएगा। एकमात्र साइट है आमरी, यहां से गेंडे की अस्थियों का प्रमाण। कभी कभी सुमेलित करें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। बाकी बारहसिंगा, हिरन, खरगोश, ऐसी अस्थियां कच्छ कचियाबार क्षेत्र से क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पावासी गाय से वाकिफ हैं। चूंकि बैल है, इसका मतलब गाय तो रहा ही होगा, लेकिन किसी मुहर पे गाय का चित्रण, गाय की मृद मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला। अगर क्वेश्चन पूछता है क्या गाय से संबंधित ऐसे एविडेंस, साक्ष्य मुहर पे, मृदभांड पे, मृद मूर्तियों के रूप में मिलते हैं, तो आंसर होगा नहीं। क्या गाय से वाकिफ है, तो आंसर होगा हाँ, चूंकि बैल से वाकिफ हैं तो गाय से वाकिफ होंगे। स्पष्ट है। ये हो गया क्या, पशुपालन। अगला अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, कृषि से क्वेश्चन कई बार पूछा है। हर अल्टरनेट ईयर अगर देखिए तो हड़प्पाई कृषि से, एग्रीकल्चर से आपका क्वेश्चन होता है, पूछता रहता है। ठीक है, थोड़ा मन से पढ़िएगा। अगर अच्छा से सुन रहे हैं, अगर अपने नोट्स को फिर पढ़ लें या किसी बुक को पढ़ लें तो भूलने का सवाल नहीं उठता है, और मतलब काफ़ी कम टाइम में आप इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो हमें कृषि में क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। चूंकि कृषि के क्षेत्र में लगातार इजाफा हो रहा है, ताम्रपाषाण काल में ही हल बैल आधारित कृषि का आगमन हो गया। हड़प्पा सभ्यता तक आते आते कृषि क्या हो गया, कृषि पूर्ण व्यवस्थित हो गया। ध्यान रखिएगा, और क्या हो गया, पूर्ण व्यवस्थित, पहले की तुलना में बेहतर हो गया। कृषि क्या है, तो कृषि हल बैल आधारित है, यानी उस वक्त ट्रैक्टर तो रहा नहीं होगा ना, तो जमीन जोतने के लिए किसका इस्तेमाल, हल बैल का इस्तेमाल करते होंगे। कंफर्म है। चलिए, अब कैसे कह सकते हैं कि हल बैल का इस्तेमाल हड़प्पावासी करते हैं या कृषि पूर्ण रूपेण व्यवस्थित है? ये तो तभी कह सकते हैं जब सिंचाई का साधन हो, हल बैल से संबंधित एविडेंस हमें मिल रहा हो। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पे दीजिएगा हल की आकृति का प्रमाण। हल की आकृति ये टेराकोटा का बना हुआ है। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा है कि हल की आकृति का प्रमाण कहां से है ना, तो हल के मॉडल का प्रमाण जो टेराकोटा का बना हुआ है, दो जगह से इसका प्रमाण मिल रहा है। हरियाणा में एक साइट का नाम है बनवाली, याद रखिएगा, और दूसरा पाक स्थित पंजाब में एक साइट है बहावलपुर। बहावलपुर बगल में लिख लीजिएगा चेलिस्तान। यहां से आपको हल के मॉडल का प्रमाण मिलता है जो मिट्टी का बना हुआ है, टेराकोटा का बना हुआ है। एक और याद रखिएगा,
स्टोन का बना हुआ हल और फाल की आकृति, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि क्या है? हल बैल आधारित है। एक चीज तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का ही साइट है कालीबंगा। जब हम लोग ताम्रपाषाण काल फेज 1 पर रहे थे तो वहां भी कालीबंगा हुआ करता था, याद कीजिएगा। और वहां से हम लोगों ने पढ़ा जुते हुए खेत का प्रमाण, यानी प्री हड़प्पा में भी कालीबंगा से जुते खेत का प्रमाण मिल रहा है, और मेच्योर्ड हड़प्पा में भी कालीबंगा से क्या मिल रहा है? मेच्योर्ड हड़प्पा फेज में भी कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, यानी यर्ली हड़प्पा में भी कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य, और मेच्योर्ड हड़प्पा में भी कालीबंगा से क्या? जुते हुए खेत का प्रमाण मिल रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, आप पढ़ते हैं हड़प्पा या आप पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, याद कीजिए, दोनों जगह से क्या मिलता है? विशाल अन्नागार का प्रमाण। मतलब स्पष्ट है कि अनाज का उत्पादन बेहतर हो रहा है, तब तो अन्नागार में अनाज का संचय हो रहा है, यानी उत्पादन क्या है? सरप्लस है। कृषि क्या है? व्यवस्थित है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंचाई की भी अपनी व्यवस्था है। जैसे इस दौर में कृषि व्यवस्थित तो तब होगा जब सिंचाई की व्यवस्था हो। एक तो अभी तक भी हम देखते क्या है कि प्राकृतिक सिंचाई पे निर्भर है, वर्षा जल, नदी जल का इस्तेमाल करते हैं। तो तत्कालीन दौर में भी क्या रहा होगा? प्राकृतिक सिंचाई की व्यवस्था है ना। इसका मतलब है कि वर्षा जल का भी इस्तेमाल होता होगा और नदी जल का भी इस्तेमाल होता होगा। नहीं, इन्होंने बगल की नदियों के जल का बेहतर इस्तेमाल किया, तभी तो कृषि बेहतर रूप में हुआ, डिमांड बढ़ा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा, धीरे धीरे वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट हुआ होगा। दूसरा, कृत्रिम सिंचाई का भी प्रमाण मिलता है। कृत्रिम सिंचाई के रूप में अगर हम देखें तो तालाब के प्रमाण मिल जाते हैं, बांध के प्रमाण, कृत्रिम नहर और बांध के प्रमाण मिल जाते हैं। नहर और बांध का प्रमाण कहां से? याद रखिएगा, एक धौलावीरा, पहले ही आपने पढ़ा है, उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण, वाटर हार्वेस्ट का प्रमाण, हार्वेस्टिंग का प्रमाण। दूसरा, धौलावीरा से क्या? मनहर, मंदसर, तालाब, ये पुरानी नदी हुआ करती थी और उस पे बांध का प्रमाण मिलता है। दूसरा, एक साइट है मालबन, गुजरात में, दोनों ही जगह से कृत्रिम नहर और बांध का प्रमाण मिला। क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में कृषि क्या है? व्यवस्थित है। ये कहने का आपके पास इतना सारा स्रोत है और आपने पढ़ा है, आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है। एक साइट है हड़प्पा, हड़प्पा के लोअर टाउन से, याद कीजिए, अनाज कूटने के चबूतरे का प्रमाण मिला है ना, जिस पर 18 गड्ढे हैं अनाज कूटने के लिए। ये वर्किंग फ्लोर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। या लोथल से आटा चक्की का प्रमाण मिलता है, पानी का प्रमाण मिलता है। मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में क्या है? कृषि व्यवस्थित रूप में मौजूद है। ये तमाम स्रोत के आधार पर पता चलता है, प्लस आपका क्वेश्चन यही स्रोत से बनता है। याद रखिएगा, हल के मॉडल का प्रमाण टेराकोटा, बनवाली, दोसा, चेलिस्तान, बहावलपुर। ठीक है, पाषाण के हल फाल की आकृति कहां? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। कृत्रिम नहर बांध का प्रमाण धौलावीरा और मालबन की बात कर सकते हैं, है ना। अन्नागार कहां? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कर सकते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां? कालीबंगा की बात कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन लगभग अभी तक देखें तो यही पूछा गया जब भी यहां से कृषि से बना है। दूसरा अगर बनेगा कहीं से, और एक चीज याद रखिएगा, बलूचिस्तान क्षेत्र में जहां हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, वहां लोग कृत्रिम गबरबंद बनाते थे, गड्ढा खोदकर उसमें मतलब पानी को जमा रखते थे। यह भी क्या था? कृत्रिम सिंचाई के साधन के रूप में, है ना। अब अगर हम देखें तत्कालीन दौर में आर्थिक स्थिति के रूप में ही अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो आप देखते क्या है, गेहूं जौ से कभी क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि गेहूं और जौ संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र में देखने को मिलता है। चूंकि खाद्यान्न के रूप में गेहूं, जौ, अब ये क्या है? संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र में, क्योंकि कई ऐसा साइट है जहां से गेहूं, जौ के उत्पादन के प्रमाण मिल जाते हैं। इसलिए जनरली जब भी क्वेश्चन बनता है
वो बनता कहाँ है? धान की खेती यानी चावल। जब चावल की हम बात करते हैं तो हम देखते क्या है, खासकर कच्छ कटियावाड़ क्षेत्र जो है वो चावल उत्पादन के लिए पॉपुलर है। यानी आप बात किसकी करते हैं? रंगपुर की बात करते हैं। और बात किसकी करते हैं? लोथल की बात करते हैं, जहां से धान उत्पादन का प्रमाण मिलता है, धान की भूसी का प्रमाण मिलता है ना। तो आप लोथल की बात करते हैं, रंगपुर की बात करते हैं। चलिए, अगर हम बाजरा की बात करें, बाजरा की खेती का प्रमाण कहां से? लोथल। कहां से? याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की नॉर्थ वेस्ट की सीमा सोर्तुगई है ना, कहां? अफगानिस्तान में। यहां से भी क्या है, बाजरा की खेती का प्रमाण मिल जाता है। कहां से? हड़प्पा से भी बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है, और गुजरात में सुरकोटा से भी बाजरा की खेती का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, ये दलहन का उत्पादन करते हैं, मटर, मसूर, मूंग इत्यादि का उत्पादन करते हैं। तो इसके भी एविडेंस लगभग कई जगह से मिलते हैं। या तिलहन में अगर देखा जाए तो तिल की खेती का प्रमाण कहां से? हड़प्पा से। तो ये क्या है? इनका अपना खाद्यान्न है जिसका उत्पादन करते हैं। अक्सर क्वेश्चन कहां से बनता है? धान या चावल की खेती से। ध्यान रखिएगा, कहां? रंगपुर और लोथल यानी कच्छ कटियावाड़ क्षेत्र में इसका उत्पादन हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य, तो अन्य अगर हम बात करें तो मैंने अभी अभी बोला कि मुहर पे, मृदभांड पे कुछ फलों के बीज का अंकन या पत्ते का अंकन हो गया, पौधे का अंकन हो गया। तो लगता है कि हड़प्पावासी क्या है? हड़प्पावासी खजूर या नारियल, केला, नींबू, अनार, तरबूज है ना, इत्यादि से वाकिफ है, इसका उत्पादन करते हैं। और कॉमर्शियल क्रॉप्स की अगर आप बात करें तो आप देखते क्या हैं कि कपास का उत्पादन हो रहा है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और बाकी अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से आपको कपास के उत्पादन का भी प्रमाण मिलता है, अंगूर के उत्पादन का प्रमाण मिल जाता है। तो ये क्या है? खाद्यान्न के रूप में है। कभी कभी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके, ये तो आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया कृषि। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? शिल्प उद्योग के बारे में। शिल्प उद्योग को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे कई एविडेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ढेर सारा शिल्प उद्योग मौजूद है। कहा जाता है शिल्पों में विविधता भी है, शिल्पों में क्या है? विशिष्टता भी है। चूंकि कृषि व्यवस्थित है, उत्पादन सरप्लस है, इसका मतलब गैर कृषि उत्पाद का भी डिमांड है, कच्चे माल की उपलब्धता है, इसलिए ढेर सारे शिल्प संगठित शिल्प के रूप में क्या है? मौजूद है। अगर हम शिल्प उद्योग की बात करें, ईंट उद्योग, ये हड़प्पा सभ्यता का संगठित उद्योग है। ध्यान रखिएगा। क्या? मनका उद्योग हड़प्पा सभ्यता का संगठित उद्योग है। चूड़ी उद्योग, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्या? संगठित उद्योग है। बर्तन मृदभांड उद्योग, ये भी हड़प्पा सभ्यता का क्या है? संगठित उद्योग के रूप में है ना। हाथी दांत उद्योग, हाथी दांत का भी सामान बन रहा है। या धातु उद्योग, धातु के भी क्या है? सामान बन रहे हैं, कांसा का सामान, तांबे की धातु का सामान भी बन रहा है ना। या हड़प्पा सभ्यता में आपको बाट बटखड़ा उद्योग देखने को मिलता है ना, बाट बटखड़ा उद्योग भी देखने को मिलता है। या आपको मूर्तिकारी भी देखने को मिलता है ना। या आपका मुहर निर्माण उद्योग, मुहर निर्माण उद्योग है ना, ये तमाम इंडस्ट्री के रूप में है। जनरली अभी तक जो क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, ध्यान दीजिएगा, चूड़ी उद्योग, हाथी दांत उद्योग और मनका उद्योग। ठीक है। इसमें से कई ऐसे उद्योग हैं जिसके प्रोडक्ट का डिमांड इंटरनल है, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसका डिमांड इंटरनल मार्केट में भी और एक्सटर्नल मार्केट में भी है। ठीक है। ईंट उद्योग हड़प्पा मोहनजोदड़ो का संगठित उद्योग है, क्योंकि वहां से ईंट भट्टे के प्रमाण पर्याप्त रूप से मिले, और यहाँ के ईंट का डिमांड कोई बाह्य स्तर पे नहीं है, इंटरनल मार्केट में ही चल रहा था। ठीक है।
ध्यान रखिएगा, मनका उद्योग काफी पॉपुलर उद्योग है। ये मनका उद्योग का याद रखिएगा मेन सेंटर कहां है, लोथल और चनहुद्रो, है ना। और इसमें लोथल फेवरेट है, फेमस है, क्यों? क्योंकि कार्नेलियन का मनका जो बनता है विशिष्ट क्वालिटी का, वो लोथल में ही बनता है। और इसका डिमांड इंटरनल मार्केट में भी है और एक्सटर्नल मार्केट में भी है, इसका निर्यात भी होता है, ध्यान रखिएगा। चूड़ी उद्योग, ये कहां का पॉपुलर उद्योग है, कालीबंगा और क्या, चनहुद्रो का ये क्या है, पॉपुलर उद्योग है, ठीक है, चूड़ी उद्योग। और ये मनका याद रखिएगा, बिट्स जो बन रहा है ये आंतरिक मार्केट और बाह्य मार्केट की डिमांड के हिसाब से। चूड़ी उद्योग कालीबंगा और कहां, चनहुद्रो का संगठित उद्योग, इंटरनल मार्केट में डिमांड है। और चूड़ी का जो निर्माण होता है वो कॉपर का भी हो रहा है, सोने का भी, चांदी का भी, ठीक है, या शंख का सीप की चूड़ियां भी बन रही हैं, इसके भी प्रमाण मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखना है, हाथी दांत उद्योग, ये लोथल का संगठित उद्योग है और इसका डिमांड इंटरनल मार्केट में भी है और एक्सटर्नल मार्केट में भी है। लोथल के साथ एक और ऐड कर सकते हैं, रंगपुर को भी, ठीक है। यानी यहां का संगठित उद्योग सुमेलित करें क्वेश्चन बन सकता है। और ध्यान रखना है कि इसका डिमांड इंटरनल मार्केट में और एक्सटर्नल मार्केट में, चूंकि समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के नगर से लोथल के बने हाथी दांत के सामान के प्रमाण मिले हैं। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। बाकी बाट बटखरा उद्योग, ध्यान रखिएगा, ये लोथल का संगठित उद्योग है। चर्ट फलक जैसे पत्थरों के क्या बन रहे हैं, बाट बटखरे, जो 16 के गुणज पर आधारित थे, एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो यही है बर्तन निर्माण उद्योग, ये लगभग हर जगह बर्तन का निर्माण हो रहा है। यह अलग बात है कि सर्वाधिक बर्तन के प्रमाण हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, तो आप उसको मेन सेंटर के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हाथी दांत उद्योग, मनका उद्योग, चूड़ी उद्योग, ठीक है, ये विशेष रूप से आपको याद रखने की जरूरत है। बाट बटखरा उद्योग, जहां से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। इसका मतलब है कि ढेर सारे शिल्प हैं, शिल्पों में विविधता भी है और शिल्पों में क्या है, विशिष्टता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसे सोचिए कि कृषि संगठित रूप में है, अगर कृषि व्यवस्थित है तो उत्पादन क्या रहा होगा, सरप्लस रहा होगा। उत्पादन सरप्लस रहा, इसका मतलब है कि जिनके पास उत्पादन सरप्लस हुआ उन्होंने वस्तुओं का डिमांड बढ़ा दिया, कच्चे माल की उपलब्धता है, इसलिए ढेर सारे शिल्प उद्योग हैं। शिल्प उद्योग है, प्रोडक्शन है, इसका मतलब आंतरिक मार्केट में भी डिमांड रहा होगा, बाह्य मार्केट में भी डिमांड रहा होगा। मतलब स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है, वाणिज्य व्यापार भी है। हड़प्पा सभ्यता का क्या है, वाणिज्य व्यापार है। और वाणिज्य व्यापार अगर है तो ये इंटरनल भी है और क्या है, एक्सटर्नल भी है। कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कहने का हमारे पास कुछ आधार है। तो वाणिज्य व्यापार के डेवलपमेंट के लिए जो शर्त होना चाहिए वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम कृषि उत्पादन की बात करें, है ना, तो कृषि उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में क्या है, सरप्लस है, अधिशेष है, कहा जा सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अन्नागार का प्रमाण, इसका मतलब क्या है, उत्पादन अधिशेष है। दूसरा, शिल्पों में क्या है, शिल्पों में विविधता है, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शिल्प हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, डिमांड के अनुकूल डेवलपमेंट है, संगठित उद्योग के रूप में कह सकते। तीसरी बात, वाणिज्य व्यापार के लिए प्रोडक्शन सेंटर के रूप में, एक्सचेंज सेंटर के रूप में क्या है, नगरों की मौजूदगी है, नगरों की मौजूदगी है। आप पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में 7 नगर को मेजर सिटी की संज्ञा दी गई और ढेर सारे छोटे छोटे कस्बाई नगर भी हैं। इसका मतलब है एक्सचेंज सेंटर के रूप में, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में क्या रहा होगा, ढेर सारे नगर हड़प्पा सभ्यता में मौजूद रहे होंगे। क्या आपको विनिमय का माध्यम है, विनिमय का क्या माध्यम है, तो हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का अपना कई ऐसा प्रोडक्शन है जिसका डिमांड एक्सटर्नल मार्केट में रहा होगा। इसका मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन रहा होगा, कहा जा सकता है। हो सकता है सांकेतिक मुद्रा के रूप में मुहर का इस्तेमाल होता हो, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन बार्टर सिस्टम की तो बात की जा सकती है। चूंकि यहाँ की कई प्रोडक्ट का डिमांड समकालीन सभ्यता में रहा होगा, इसके प्रमाण भी
मिलते हैं। उसके बाद देखा जाए क्या बाह्य क्षेत्रों से संपर्क है, तो बाह्य क्षेत्र से क्या है, संपर्क भी है, और क्या है, ये बाह्य संपर्क के लिए रूट के बारे में भी जानकारी रखते हैं। क्योंकि सारगोन के लेख को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि मेलुहा के व्यापारी मगन के रास्ते मकरान तट से कहाँ जाते हैं, समकालीन सभ्यता की राजधानी आगेर तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें रूट की बेहतर जानकारी है, कहा जा सकता है। यानी ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, ओमान इत्यादि क्षेत्र में ये जा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए क्या लेन देन के लिए मानकीकृत बाट बटखरे हैं, तो लगता है हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत बाट बटखरे हैं, चूंकि लोथल से 16 के गुनज पर आधारित बाट बटखरे का प्रमाण पर्याप्त रूप में देखने को मिल जाता है। इसके ढेर सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर देखें क्या माप तौल का साधन है, तो माप तौल का साधन है। कैसे आप कह सकते हैं, ये बाट बटखरा 16 के गुनज पर आधारित हुआ करता था। दूसरा जो स्केल का प्रमाण मिला ये क्या है, दशमलव पद्धति पर आधारित हुआ करता था। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, चूंकि ढेर सारे स्केल के प्रमाण मिल जाते हैं। कहां से स्केल का प्रमाण मिलता है, कैसे कर सकते, ठीक है, यानी हड़प्पा से अगर देखें तो हड़प्पा से कांसे के स्केल का प्रमाण मिल जाता है, लोथल से हाथी दांत के स्केल का प्रमाण मिल जाता है। यानी स्केल का एविडेंस है ना। हड़प्पा से, हाँ ठीक तो है, ठीक लिखे। उसके बाद एक और दे सकते हैं, मोहनजोदड़ो से सीप के बने स्केल का प्रमाण मिल जाता है ना। तराजू का प्रमाण अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो से और लोथल से दोनों जगह से तराजू का प्रमाण मिला। मोहनजोदड़ो से भी तराजू का प्रमाण, लोथल से भी तराजू का प्रमाण। इसका मतलब है माप तौल का साधन भी है, उससे संबंधित क्या है, सिस्टम भी है, जिसका प्रमाण हमें मिल रहा है। दूसरा अगर देखें तो परिवहन का माध्यम है, तो लगता है परिवहन का माध्यम भी है। कैसे कर सकते हैं, एक तो मालवाहक पशु का इस्तेमाल ये करते हैं, दूसरा ये नाव, बोट या शिप का इस्तेमाल करते हैं, जहाज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एविडेंस देखने को मिलता है। कैसे कर सकते हैं, लोथल से नाव के मॉडल का प्रमाण मिला, या मोहनजोदड़ो से हम देखते क्या हैं, मुहर पर नाव के अंकन का प्रमाण मिला। इसका मतलब है कि ये नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह सकते। या कहां से, आपका चनहुद्रो से खिलौना गाड़ी का प्रमाण मिल रहा है। चनहुद्रो से क्या, खिलौना गाड़ी का प्रमाण मिल रहा है। याद रखिएगा, आपका दायमाबाद से कांसे के रथ का प्रमाण, जिसमें सारथी भी है, ठीक है, ड्राइवर चलाने वाला भी है, तो ये लगता है कि वो घोड़ा गाड़ी, ये जो मतलब कि रथ है, इसका भी इस्तेमाल करते होंगे, नौका का इस्तेमाल करते होंगे, मालवाहक पशु का इस्तेमाल करते होंगे। ये चीजें यहां तक मौजूद हैं। ठीक है, अब वाणिज्य व्यापार के लिए और आवश्यक शर्त क्या हो सकता है, जिसके आधार पर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार था। तो याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता में ढेर सारे क्या हैं, बंदरगाह नगर मौजूद हैं। कई नगर को बंदरगाह नगर की संज्ञा दी गई। जैसे याद कीजिए, बालाकोट, डाबरकोट, अल्हदीनो, कहां, ये सिंधु तट पर है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि कौन सा एरिया, सुरकोटदा और सुतकांगेडोर, मकरान तट पे क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, भगतरब, मेहगम,
लोथल। कहाँ? खंभात तट। ये क्या है? सब हड़प्पा सभ्यता में पोर्ट टाउन के रूप में मौजूद है। मतलब स्पष्ट है कि वाणिज्य व्यापार से संबंधित वो सारे एविडेंस यहां देखने को मिल जाते हैं, यानी ढेर सारे नगर क्या बंदरगाह नगर के रूप में। इसके अलावा अगर आप देखें तो हड़प्पा के व्यापारियों की अपनी कॉलोनी, हड़प्पा के व्यापारियों की जो कॉलोनी है वो रास समरा, फैलका और दिलमुन में मिलता है। रास समरा, फैलका और क्या दिलमुन, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ। कभी कभी पूछता है ये कौन सा है, सुमेलित करें, ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। रास समरा कहने का मतलब हुआ सीरिया, ठीक है। फैलका कहने का मतलब हुआ क्या? कुवैत। और दिलमुन कहने का मतलब हुआ बहरीन। कहा जाता है कि यहां पे हड़प्पा के व्यापारियों की क्या थी? कॉलोनी थी। यह भी बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार रहा होगा। इसके अलावा जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या है? कुछ बाह्य सोर्सेज भी हैं जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे याद कीजिए समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ का शासक सारगोन का लेख मिला। वहाँ के लोग यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल करते थे, उसे पढ़ने में सफलता मिल गई। जब हम उस लिपि को पढ़ने में सफल हुए तो हमें क्या पता चला? उसमें लिखा हुआ है क्या? मेलुहा के व्यापारी यानी सिंधु के व्यापारी, सिंधु के व्यापारी मगन के रास्ते, मकरान तट, फारस की खाड़ी, ठीक है, मगन के रास्ते कहाँ पहुँचते? अपने जहाज से माल को लेकर मेसोपोटामिया की राजधानी अक्कर तक पहुँचते हैं और अपने सामान की बिक्री करते हैं। उसमें उन सामानों की सूची का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये सारगोन का जो लेख है ये भी बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ क्या था? व्यापारिक संपर्क था। या ऐसे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से लोथल से पर्शियन खाड़ी के गोलाकार मुहर का प्रमाण मिला, या मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया का राउंड शेप्ड मुहर का प्रमाण मिला। हड़प्पा से ताबूत शबाधान का प्रमाण मिला। लोथल से मम्मी के मॉडल का प्रमाण मिला। या मेसोपोटामिया सभ्यता का जो नगर है उर, किस, लगास, सूसा, वहां से हाथी दांत का सामान, हड़प्पाई मुहर का प्रमाण, ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता और समकालीन सभ्यता के बीच क्या था? व्यापारिक संपर्क था। अब अगर व्यापारिक संपर्क था तो किस चीज का व्यापार करते हैं, किस चीज का निर्यात करते हैं, और इसके लिए हड़प्पा वासी कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कहां कहां किस किस क्षेत्र के साधन का इस्तेमाल करते हैं? आंतरिक क्षेत्र में किस एरिया से किस साधन का इस्तेमाल करते हैं और बाह्य क्षेत्र के किस एरिया से किस साधन का इस्तेमाल करते हैं? यहीं से आपका क्वेश्चन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन से ही सर्वाधिक क्वेश्चन होता है और यही इकोनॉमिक कंडीशन हड़प्पा सभ्यता के नागरीकरण का क्या है? आधार स्तंभ है। इसलिए क्वेश्चन जब बनता है इकोनॉमिक पॉलिसी से बनता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर को मैं कल फिनिश करूंगा। कल हड़प्पा सभ्यता आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। थोड़ा हम रिपीटेशन भी कर देंगे और साथ ही साथ जो आगे का पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि कल से तो ऑफलाइन क्लास सब शुरू हो जाएगा, कल परसों से, लेकिन ये जो मेरी श्रृंखला है ये कंटिन्यू ऑनलाइन चलता रहेगा, आप लोगों को कंटेंट्स मिलता रहेगा। और साथ ही साथ और भी कई सब्जेक्ट पे हम लोग ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं कि इस रूप में मैं आप लोगों को कोऑपरेट करूं और आप लोगों को फ़ायदा होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सुन के लगेगा कि नहीं आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं चूँकि आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी एक तो आपकी समझ भी बढ़ेगी, कंसेप्ट भी बेहतर होगा और रिपीटिशन इन्फॉर्मेशन का होगा, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, लगेगा कि क्वेश्चन अगर पूछा गया आप 100% जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है थोड़ा आप लोग प्रयास करेंगे, आपका इंस्टीट्यूशन है तो आप अपने